कुलदीप शर्मा ने जनता के लिए काम तो किए नहीं, ब्राह्मणों के लिए काम तो किए नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए काम करता तो करनाल से वो इतनी बुरी हालत थोड़ी ना होते। वहां से डॉक्टर अरविंद शर्मा भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। सज्जन कुमार जो थे 1900 बेशक कितने बड़े नेता रहे, लेकिन उनका एक ऐसे एपिसोड में नाम आया जिसमें कोर्ट ने उनको कन्विक्ट भी किया, वो माफ करने लायक नहीं है। इस बात को भूल गए ये सभी नेता कि केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा श्रद्धांजलि देने वालों में अकेले नेता नहीं थे। यहाँ से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी उनके प्रति सेंटिमेंटल हुए, उन श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको नेता बताया। और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेता है, उन्होंने भी बोला, पवन बंसल ने भी बोला, रेणुका चौधरी ने भी ये बातें कही है। मतलब बहुत सारे, कम से कम भी 8 से 10 नेताओं ने सज्जन कुमार के प्रति उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, और खास मुद्दे में हम बात करेंगे रोहतक एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा निशाने पर हैं, और इस बार निशाना लगाने वाले उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता एक्स हरियाणा विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा है। कुलदीप शर्मा ये वही हैं जो गन्नौर से विधायक बने, उसके बाद विधानसभा स्पीकर बने, और उसके बाद हुड्डा साहब के खासम खास, और ना सिर्फ खासम खास, उनकी पत्री देख करके उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 में जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। कुलदीप शर्मा जो है विपक्ष की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। विपक्ष के जैसे नायब सिंह सैनी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर ट्वीट किया था, फिर पंजाब के कुछ नेताओं ने ट्वीट किया, पंजाब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो अब कांग्रेस के ही हरियाणा के बड़े नेता, ब्राह्मण नेता कुलदीप शर्मा भी विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज कांग्रेस में ही आपस में खींचतान चली हुई है। कोई कुलदीप शर्मा के पक्ष में है तो कोई कुलदीप शर्मा के विपक्ष में कांग्रेस के नेता खड़े हो गए हैं। कुलदीप शर्मा के ओपी जी, कुलदीप शर्मा के पक्ष में नहीं, एक अगर ब्राह्मण नेता हुड्डा के खिलाफ बोल रहा है तो हुड्डा मंझावा नेता है। उसने 3 ब्राह्मण नेता 3 तीर निकाल करके कुलदीप शर्मा की तरफ कर दिए हैं। सबसे पहले सोनीपत के एमपी सतपाल ब्रह्मचारी, फिर दूसरे कुलदीप वत्स जो बादली से कांग्रेस के विधायक, और तीसरे नीरज शर्मा जो एनआईटी से चुनाव लड़ते हैं, फरीदाबाद से चुनाव लड़ते हैं। 3 ब्राह्मण नेताओं को जो तीर जो ना ये निकाल के कुलदीप शर्मा की तरफ कर दिया है। अब कुलदीप शर्मा अभी ना कहीं से विधायक हैं, और 2009 में भी अगर वो विधायक बने थे गन्नौर से तो हुड्डा साहब की देन थे वो। हुड्डा साहब ने ही उनको टिकट दी और उसके बाद उनको जितवाया वहां से, और उनको विधानसभा चुनाव जो है वो जितवाया। कुलदीप शर्मा बेसिकली काफी समय से नाराज इस बात से चल रहे हैं कि उनको अपने बेटे चाणक्य के लिए करनाल लोकसभा से टिकट चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ऐसा उनका कहना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो राजी थे, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी टिकट कटवा करके उन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास दिव्यांशी बुद्धि राजा को दिलवा दिया। अब कुलदीप शर्मा उसी दिन से खार खाए बैठे हैं, और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ऐसे चुटकियां ले रही हैं। उससे पहले भी वो कई बार नाराज हुए, विधानसभा चुनाव में भी नाराज हुए, और कई सारी बातें इस तरह की हुई, आप जानते हैं। सत सिंह जी, कुलदीप शर्मा जो है करनाल से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे, जैसा आपने अभी बताया भी हमारे दर्शकों को, लेकिन कुलदीप शर्मा खुद करनाल से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और रिकॉर्ड मतों से उनकी चुनावी हार हुई थी, बहुत बुरी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में। फिर वो खट्टर साहब के खिलाफ, संजय भाटिया के खिलाफ, संजय भाटिया ने तो शायद देश में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर के कई लाख, 5 लाख के 6 लाख से भी अधिक वोटों से जीते थे। तो कुलदीप शर्मा अपना जो जनाधार है करनाल में,
उसको शायद वो भूल गए हैं, क्योंकि ये पुराने दिनों को याद करते हैं जब इनके पिताजी पंडित चिरंजीव लाल शर्मा करनाल से चुनाव लड़ते थे और वो लगातार 4 लोकसभा चुनाव जीते उनके पिताजी। करनाल ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और मैक्सिमम वहाँ से जो लोकसभा में पहुंचे हैं, चाहे वो ID स्वामी हो बीजेपी से, चाहे कांग्रेस से पंडित चिरंजीव लाल शर्मा हो, चाहे डॉक्टर अरविंद शर्मा हो, वहाँ से ब्राह्मण जो सांसद ही निर्वाचित होके जाते हैं। तो पंडित चिरंजीव लाल शर्मा ने 2 बार तो वहाँ पे बीजेपी की जो दिग्गज नेता थी सुषमा स्वराज, उनको हराया। 2 बार और एक देवी सिंह थे, उनको हराया। तो 4 बार लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड जो है ना करनाल में आज तक टूटा नहीं है। तो कुलदीप शर्मा ने जनता के लिए काम तो किए नहीं, ब्राह्मणों के लिए काम तो किए नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए काम करता तो करनाल से वो इतनी बुरी हार थोड़ी ना होते। वहां से डॉक्टर अरविंद शर्मा भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो कहने की बात यह है कि अब कुलदीप शर्मा के पास आउटडेटेड पॉलिटिशियन हो चुका है, अपने बेटे को राजनीति में उतारना चाहता है, लेकिन बेटे को केवल उनके बेटे की इतनी पहचान है चाणक्य की कि कुलदीप शर्मा का बेटा है, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। जनता में कभी दिखाई नहीं देते, युवाओं में कभी बैठे नहीं दिखाई देते, कांग्रेस के कार्यक्रमों में कभी उन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर दूसरी बात, जब 2024 का इलेक्शन हुआ विधानसभा का गन्नौर में, जब इनके कुलदीप शर्मा को टिकट मिला, चुनाव मैदान में उतरे, तो ये वही चाणक्य है जो ये कह रहा था कि भाई एक बार जतवा दो, फिर आपको ना इतनी नौकरियां दे देंगे, वो दे देंगे। वो कितना चुनाव में वो बयान जो है चाणक्य का, वो कितना वायरल हुआ और उससे बीजेपी को कितना फायदा हुआ। सोनीपत से कभी विधानसभा में 6 में से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में रहती थी, और सोनीपत जो है वो कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता था। लेकिन चाणक्य शर्मा ने जो ये बयान दिया कि नौकरियां लगवा देंगे, उसी का बीजेपी ने मुद्दा बनाया और सोनीपत की 6 में से केवल 1 सीट बड़ौदा की जीतने में कामयाब हुए। बाकी 5 सीटों पे ना बिल्कुल सफाया हो गया, जिसमें कुलदीप शर्मा भी शामिल थे। अभी देखिए कि उधर से कुलदीप शर्मा एक तीर छोड़ रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो योद्धा है तीन ब्राह्मण नेताओं से लगातार 3 तीर उनके छाती मार रहे हैं। तो हालांकि होना ये चाहिए कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है रोहतक के MP हैं, अब वो 4 बार के सांसद हैं, लोकसभा के तो 4 बार, एक राज्यसभा से 5 बार। तो लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद रहे हैं। 2019 के अलावा 2005 के बाद लगातार वो बनते आ रहे हैं। एक बार बीच में राज्यसभा के सांसद भी बने। होना ये चाहिए कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी मैच्योरिटी के साथ इस इशू को डील करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण जो मामला कर दिया है वो कांग्रेस के लिए भी ठीक बात नहीं है। ठीक है, आज आप कुलदीप शर्मा कमजोर हो गए हैं, कुलदीप शर्मा की जो इलेक्टोरल जो यूज है वो शायद अब कांग्रेस पार्टी के लिए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए उतना नहीं है, लेकिन इस इशू को एमिकेबली रिजोल्व होना चाहिए। क्योंकि सज्जन कुमार जो थे 1900, बेशक कितने बड़े नेता रहे, लेकिन उनका एक ऐसे एपिसोड में नाम आया जिसमें कोर्ट ने उनको कन्विक्ट भी किया, वो माफ करने लायक नहीं है। 1984 जो सिखों का नरसंहार हुआ दिल्ली की सड़कों पर, और उसमें सज्जन कुमार का और बाकी और भी बड़े नेता कांग्रेस के उनका नाम आया, वो माफ करने लायक क्राइम नहीं है। आप सोच के देखिए कि आप परिवार जला दिए गए, उनको मतलब निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे व्यक्ति जिसको कोर्ट ने भी मतलब सजा दे दी हो, उस व्यक्ति के मरने के बाद ऐसी भी क्या मतलब आपको जल्दी पड़ी है, ऐसा क्या आपका दिल फूट आया है कि आप जो है ना इस तरह की स्टेटमेंट देते हो। तो इट शोज, सचिन जी, दीपेंद्र हुड्डा ने, एक मिनट मैं पूरा बता, इट शोज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मिस्टेक उनसे हुई है। देखो, मरने के बाद रब के पास बंदा चला जाता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई भी हो, देते हो दानव हो,
कोई भी हो तो बराबर हो गया। लेकिन सेंटिमेंट, राजनीति में सेंटिमेंट की बहुत वैल्यू, और वैसे भी इंडिया की जो सोसाइटी है, भारत की जो सोसाइटी है, वह संस्कारों की सोसाइटी है, वहाँ इमोशंस की बहुत वैल्यू है। ये कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिस्टेक हुई है और उसके बाद उन्होंने खेद जता लिया। दैट्स वेरी गुड। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि मैंने उनको रोल मॉडल नहीं कहा, और दूसरी बात, फिर भी भावना किसी की भी हर्ट हुई हो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। दैट इज वेरी गुड ऑफ हिम, दैट इज वेरी ग्रेट ऑफ हिम। बट सज्जन कुमार को इतनी एडजेक्टिव्स उनके लिए लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये नॉट ओनली पॉलिटिकल, वैसे भी इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। सत सिंह जी, जैसा आपने जिक्र भी किया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोल मॉडल सज्जन कुमार को नहीं बताया। वो जो वीडियो बाइट है, जो क्लिप है, वो मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। उसमें कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं कर रखी कि सज्जन कुमार युवाओं के रोल मॉडल थे। एक बात तो ये नहीं, मिसाल दी जाती थी। दूसरा ये उसमें बात की गई थी कि सज्जन कुमार उत्तर भारत की, यानी कि नॉर्थ इंडिया में या बाहरी दिल्ली में इतने बड़े नेता थे कि उसकी राजनीतिक समझ की मिसाल दी जाती थी। ये बात उन्होंने कही, लेकिन जो एएनआई ने जब उसका बयान लगाया तो उसमें रोल मॉडल आगे अपने आप ही उसमें ऐड करके और मिसाल का उन्होंने रोल मॉडल बना दिया। तो वहां पे तो बड़े पढ़े लिखे पत्रकार बैठे हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे मिसाल को रोल मॉडल कैसे बनाया। आप ये देखिए, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि सनसनी कैसे फैले, किसी बात को लेके मुद्दा कैसे बने, मीडिया इन चीज़ों को भाप जाती है। और वो मुझे लगता है एएनआई से भी यही हुआ, और फिर वो राजनीतिक मुद्दा बना। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस दीपेंद्र हुड्डा पे हमला बोला, और पंजाब की भी कई नेताओं ने हमला बोला। लेकिन इस बात को भूल गए ये सभी नेता कि केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा श्रद्धांजलि देने वालों में अकेले नेता नहीं थे। यहाँ से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी उनके प्रति सेंटिमेंटल हुए, उन श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको नेता बताया। और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेता है, उन्होंने भी बोला, पवन बंसल ने भी बोला, रेणुका चौधरी ने भी ये बातें कही है। मतलब बहुत सारे, कम से कम भी 8 से 10 नेताओं ने सज्जन कुमार के प्रति उनके निधन पे श्रद्धांजलि अर्पित की है, और उनके परिवार को सांत्वना दी है, और उनको नेता तो बताया ही है। तो अकेले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही विपक्ष के निशाने पे क्यों आए? नहीं, आज का हमारा पॉडकास्ट का मुद्दा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा निशाने पे क्यों आए। क्योंकि जो एक ब्रीफ था ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे एक बड़ा वोट बैंक है, और वो जो वोट बैंक है उस पर बीजेपी की हरियाणा में नजरें हैं। वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे हरियाणा में जो एक वोट बैंक है, खास करके जाट लैंड में, और वैसे तो बाहर भी है, मतलब, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखते हुए कोई भी एक छोटा सा मौका मिलता है तो उसको बीजेपी भुनाने की कोशिश करती है। और हरियाणा की जो राजनीति है ना, वो प्रेशर पॉलिटिक्स है, कभी से प्रेशर पॉलिटिक्स रही है। तो प्रेशर में आप सामने वाले को ले आओ और उसके बाद आप अपना काम निकालो। तो बीजेपी ये अच्छी तरह जानती है कि हरियाणा की राजनीति का जो नेचर है प्रेशर, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, हुड्डा परिवार को, हुड्डा बाप बेटे को आप प्रेशर में लेके आओ, और जब ये प्रेशर में आएंगे तब जाकर के तुम अपना जनता पर, बाकी जो आपका वोट बैंक है, उसको खिसकाने में कामयाब हो जाओगे। देवीलाल की जो पॉलिटिक्स थी, प्रेशर पॉलिटिक्स थी, भजनलाल के समय की, बंसीलाल के समय की। तो हरियाणा में ना हरदम ही इस तरह की रस्सा कस्सी वाली, आपस के अंदर जो डिशुम वाली पॉलिटिक्स सदा से रही है। और अपने तो यहाँ पे इवन देवीलाल की सरकार वो बनने वाली थी, भजनलाल ने रातों रात जो है वो एकदम से। सत सिंह जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सज्जन कुमार को लेकर बयान दिया, उसको लेकर नाराजगी होना लाजमी था। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर सिखों की भावना
इतनी ही आहत होती दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान से, तो क्या हरियाणा का एक भी सिख ऐसा नेता है जिसका कोई ऐसा बयान आया हो कि दीपेंद्र हुड्डा ने के बारे में कि उन्होंने भाई माफी मांगे, दीपेंद्र हुड्डा सिखों से माफी मांगे, जो 1984 दंगा विरोधी पीड़ित परिवार थे उनके परिवारों से माफी मांगे, या एक भी सिख नेता का कोई ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, किसी ने कोई स्टेटमेंट दी हो, कोई वैसे किसी ने कोई बयान प्रेस नोट जारी किया हो, एक भी हरियाणा के किसी सिख नेता ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके पीछे कारण है क्योंकि अभी तक जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की इमेज रही है वो एक शरीफ पॉलिटिशियन की रही है। वो विकास की राजनीति करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे लोकसभा में उठाते हैं, और जब 10 साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने अपनी लोकसभा में बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए। IIT, IIM, और ना सिर्फ IIM है नहीं, सोनीपत में देखिए, सोनीपत में IIT आई। मैं कह रहा हूँ देखो उनका क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उनका आप सिर्फ रोहतक तक ना लेके जाइए, उन्होंने बाहर भी बहुत सारे काम करवाए, रेलवे का काम करवाया, कितना सारा लाइनें बिछवाई, IIT, IIM और कितने सारे ऐसे एजुकेशन सिटी सोनीपत बनाए। यहाँ पर ये दादा लक्ष्मी चंद वाला जो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है, FDDI ये उन्होंने बनवाया। फूड वाली जो बड़ा कैंपस है वो लेके आए। तो कहने का मतलब उनकी इमेज एक काम करवाने वाले, बिजनेस करने वाले, सिस्टम से मतलब आवाज उठाते हैं, पढ़ाई लिखाई करके लोकसभा में जाते हैं, तो ये उनकी इमेज है। तो इसीलिए जब उनके मुंह से चाहे वो स्लिप ऑफ टंग रहा या भावुकता, बस देखो होता है, आपके पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, भावुकता वक्त एक आधी लाइन एक्स्ट्रा निकल गई तो लोगों ने इस बात के लिए कि ये पॉलिटिशियन थोड़ा सा अलग है, अभी तक इसकी कोई ऐसी गलती नहीं हुई है और ये इस तरह का है भी नहीं। और वही बड़ापन दिखाते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेद भी प्रकट कर लिया और ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि मैंने रोल मॉडल नहीं कहा, फिर भी अगर कोई आहत हुई है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। मुझे लगता है कि ये बात वहीं की वहीं खत्म हो गई, क्योंकि अगर उनके मन में वाकई में सज्जन कुमार के लिए कुछ ऐसा होता, सिखों के खिलाफ कुछ ऐसा होता, तो वो अपनी बात पे स्टैंड रखते और हो सकता उस बात को आगे बढ़ाते। तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। और इस बात का तो आप ये देखिए कि पंजाब से भी बाद में रिएक्शन से ऐसे आए जिसमें उन्होंने कहा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने माफी मांग ली है और ये उन्होंने अच्छा काम किया है और अपनी गलती मान ली है। तो इस बात को मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक पंजाब विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं उसको लेकर के एक जो माहौल बनाने की कोशिश की, मुझे लगता है वो एफर्ट, वो जो एक इस डायरेक्शन में एक तीर छोड़ा गया था, वो शायद अब फ्लैट हो गया है। तो अब जैसे कुलदीप शर्मा ने मोर्चा खोला है तो उसमें आपने बताया कि 3 कांग्रेस के ही ब्राह्मण नेता जो है उन्होंने भी अपने तर्कस से तीर छोड़ दिए हैं लगातार। तो हरियाणा कांग्रेस में मुझे लगता है कि जो ब्राह्मण नेता है उनमें आपस में द्वंद्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया है। अब इसका कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या हुड्डा खेमे को नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बयान से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके जो बात कही थी उसमें हरियाणा कांग्रेस के ब्राह्मण नेता आपस में गुत्थम गुत्था जरूर हो गए हैं। नहीं देखो, वो जो तीर ऐसे छोड़ते हैं ना, वो नीचे डबो गए और फिर वो तीर मारते, वो डबोना का जो है ना, वो देखो राजनीति में कोई भी नेता किसी के लिए कुछ भी करता है उसकी कीमत लेता है। अब 3 ब्राह्मण नेता हुड्डा साहब के कहने पे तीर छोड़ रहे हैं तो हुड्डा साहब से कीमत जरूर समय आने पर जरूर कोई ना कोई कीमत जरूर लेंगे। राजनीति में तो इस हाथ से लेते हैं इस हाथ से देते हैं, नहीं पहले ले लेते हैं वही उसके बाद भी से लेते हैं इस हाथ से देते हैं, उसके बाद भी कर दे तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे 3 ब्राह्मण नेता कुलदीप शर्मा का मतलब मैं क्या कहूँ, एकदम से टूट के पड़ रहे हैं उनके ऊपर। जबकि और एक तो उन्हीं के जो लोकसभा के क्षेत्र में आते हैं गन्नौर में कुलदीप शर्मा, सतपाल ब्रह्मचारी जो हैं वो तो सोनीपत से, हाँ जी। तो कुलदीप अस्तोबल की जिस तरह से बातचीत करें, जिस टोन में वो बातचीत करें, वो टोन भी थोड़ी सी
अमर्यादित है। इतना भी मतलब कुलदीप शर्मा सीनियर नेता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, चिरंजीवी लाल के सुपुत्र रहे हैं और उनका अपना एक सिस्टम में पढ़े लिखे हैं। मुझे तो याद है कि जब वो विधानसभा स्पीकर थे और जिस समय वो राज में थे तो वो अपना रिबन का चश्मा पहन के और उनका टशन ही मतलब, तो उस समय अगर वो अपनी विधानसभा पे ध्यान देते, लोगों की बातें सुनते, थोड़ा सा जमीन पे आकर के लोगों का दुख दर्द समझते, उनके काम करवाते, तो मुझे लगता है वो विधायक भी बनते और उनके सुपुत्र चाणक्य का भी पॉलिटिक्स में फ्यूचर बहुत अच्छा होता। पर क्या है कि जब सत्ता की कुर्सी मिल जाती है ना तो पागल से हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है सब चींटी हैं, कीड़े मकोड़े हैं और मैं ही खुदा हूँ। खैर ये तो जनता है और जनता जनार्दन, इसीलिए कहते हैं समय आने पर आपको सिंहासन पे बिठाती है तो वो जमीन पे भी आपको पटक देती है। तो दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा कुलदीप शर्मा के निशाने पे क्यों है, भाजपा के निशाने पे क्यों है, इनेलो और जजपा के निशाने पे क्यों है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।